जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम पुनः हाजिर हैं। सामान्य ज्ञान पार्ट 11। साथियों पार्ट 10 तक पहले दे चुका हूं और डीएलएड का भी पार्ट वाइज में सब दे रहा हूं। अगर आप पिछला वीडियो हमारा नहीं देखें तो हमारे चैनल पर आइए या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ भी हम लिंक दे दिए हैं। चलिए, तो अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी या सक्षमता परीक्षा 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान सबके लिए समान होता है, इसीलिए ये सबों के लिए वीडियो फायदेमंद है। तो चलिए इस वीडियो का पहला सवाल हम लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अर्थात अगर हमें बुखार नहीं लगा हुआ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे शरीर का तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। साथियों डिग्री सेल्सियस में भी तापमान होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, केल्विन में भी होता है, अर्थात ये तीनों सही है। अगर आपका केल्विन में मापा जाए 310 हो रहा है जानिए आप स्वस्थ हैं, 98.6 फ़ारेनहाइट में हो रहा है तो आप स्वस्थ हैं, 37 डिग्री अगर हो रहा है डॉक्टर साहब जांच करते हैं तो भी आप स्वस्थ हैं। इसे जैसे बढ़ेगा तो हमें बुखार है, इसीलिए ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले वीडियो के लिए चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। साथियों कोई अगर बर्तन है और इसमें आप बर्नर से आप टेम्परेचर दे रहे हैं गैस जला करके, और इसमें एकांक द्रव्यमान है, मान लीजिए 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, 1 मिलीग्राम है, जो भी है, और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, अगर ये 5 डिग्री सेल्सियस है या 10 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे 11 डिग्री सेल्सियस आप लाते हैं, उतना करने में जो ऊष्मा खर्च होती है उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी, या तो कोई नहीं। ये तो खैर ऐसे ही दे दिए थे, तो विशिष्ट ऊष्मा होगा साथियों, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना हो तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर, तीसरा नंबर सवाल है बहुत महत्वपूर्ण साथियों। देखिए तीसरा नंबर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी कहा जा रहा है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है। साथियों अगर यदि जानते हैं वायुमंडलीय दाब को हम कैसे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। तो क्या इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, पास्कल, बार, न्यूटन। तो बार होता है, बैरोमीटर का बार होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं? बैरोमीटर से, और इसका एसआई मात्रक बार होता है। याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन बार बार आते रहता है। 4th नंबर क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को अभी तुरंत बताया किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, अमीटर से, कोई नहीं बैरोमीटर से मापा जाता है साथियों, अभी तुरंत हम बताए थे। एसआई मात्रा क्या होता है? बार होता है, BAR, बार होता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। चलिए 4 के बाद 5 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 5 नंबर सवाल है, 5th नंबर सवाल है। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व, जैसे लिक्विड है ना साथियों, 2 लिक्विड है और दोनों का घनत्व हम रेस्पेक्टिव घनत्व जो निकालते हैं कि किसका घनत्व, ये 2 पदार्थ का घनत्व, तो कैसे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, सेंटीमीटर से, कोई नहीं, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है साथियों। ये लिक्विड का ही मापते हैं, इसीलिए हाइड्रो इसमें लगा हुआ, हाइड्रोमीटर से हम मापते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर, 5 के बाद 6 नंबर सवाल। 20 क्वेश्चन इसमें लिया हूँ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? साथियों घटता है। आप तुलना कीजिए ज़रा सा, जैसे हिमालय पहाड़ है, हिमालय पहाड़ तो जानबे करते हैं, ये यहाँ पे बर्फ़ का लेयर होता है, बर्फ़ का लेयर, जितना बर्फ़ पड़ेगा और जो नीचे है उस पर दबाव बढ़ने के कारण, चूँकि वजन बढ़ गया ना, तो दबाव यहाँ बढ़ा तो नीचे वाला जल्दी पिघलना शुरू हो जाता है। मतलब कम टेम्परेचर पर ही, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं भी होगा तो घट गया, क्या होगा? बर्फ़ का गलनांक क्या हुआ? घट गया, तो जल्दी गलने लगा और गल करके वहाँ से गंगा निकलती है। तब हम लोग यहाँ पे पटना में, सुल्तानगंज में, भागलपुर में स्नान करते हैं गंगा में, और गंगा स्नान करके हम लोग पवित्र होते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते भी हैं। इसीलिए जब दाब बढ़ेगा, दाब जैसे बढ़ेगा उसी तरह देखिए यहाँ भी लेयर बन गया, बर्फ़ का लेयर पूरा बन जाता है ना। अब बनने के बाद जो सबसे नीचे है उस पर दबाव बढ़ गया, दबाव बढ़ने के बाद वो खिसक करके जल्दी पिघल करके अब पानी गोमुखी से निकालते रहता है, गोमुखी से निकलते रहती है, हिमालय पर्वत के गोमुख से, और वहाँ से हम लोग गंगा निकलती है और हम लोग स्नान करते हैं, इसलिए घटता है। क्या होता है? गलनांक घटता है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों 6 के बाद 7th नंबर सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए
इसमें कह रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस। साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सबसे ज़्यादा इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मान लीजिए ये जल है और जल का ये 4 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ जैसा ही हो जाएगा, मतलब जल पूरी तरह नहीं रहेगा, थोड़ा सा बर्फ़ रूप ले लेगा। तो यहाँ घनत्व भी सबसे अधिक है और आयतन न्यूनतम है, इसीलिए ये जो है सो सबसे अच्छा इसका टेम्परेचर क्या है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल ले लेते हैं। अगले सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये कहा जा रहा है साथियों कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। साथियों अगर पानी को आप फेंकते हैं, एक चुल्लू में पानी लेकर के जैसे फेंकिएगा तो लंबा लंबा तो जाएगा, लेकिन बाद में गिरते वक्त गोल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके यहाँ सरफेस पे पृष्ठ तनाव लग रहा है, पूरा टेंशन लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये बर्तन, यहाँ पानी है कोई बर्तन में, तो यहाँ इसमें पृष्ठ तनाव लगा हुआ है, इधर खींचा जा रहा है, इधर खींचा है। पृष्ठ तनाव के कारण जो भी है ये द्रव जो है वो हमेशा गोल रहना चाहती है, क्योंकि वो गोल रहने में उसको ज़्यादा ऊर्जा खपत नहीं करना पड़ता है। इसीलिए जब भी कोई लिक्विड गिरती है, कहीं से वर्षा की बूंदें हो या तो आप फेंक दिए पानी या कहीं से पानी गिर रहा हो, तो वो अक्सर गोल होना पसंद करती है, गोल होकर के गिरती है। इसीलिए क्यों होता है ये? तो पृष्ठ तनाव के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर। 8 के बाद 9th नंबर सवाल है साथियों। 9th नंबर सवाल देखिए बहुत मस्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल कर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। जैसे बैरोमीटर दिया हुआ है ना साथियों, बैरोमीटर जो लगा हुआ रहता है, बैरोमीटर में जो पाठ्यांक है वहाँ पे एकाएक जैसे गिरना शुरू कर जाता है, ऐसे ऐसे पाठ्यांक लगा हुआ है। और मान लीजिए जैसे सड़क के नीचे गिरना शुरू हो जाता है, एकाएक गिरना शुरू हो जाता है, तो क्या उस प्रदर्शित करता है? ये सुपर कंप्यूटर में ज़्यादा देखने को मिलता है। सुपर कंप्यूटर से ही भविष्यवाणी की जाती है। आंधी तूफान आने का, वर्षा होने का, दिन साफ रहने का, भूकंप आने का। साथियों आंधी तूफान, इसीलिए तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। अलर्ट करके हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाता है। कभी कभी आप देखिएगा कि समुद्र के किनारे जैसे शिकागो, न्यूयॉर्क, ये सब जगह जो है, चाहे पटना के इलाका, चाहे मुंबई के इलाका, जो जो इलाका है जहाँ पे समुद्र की तूफान, समुद्री लहरें आती है और तूफान भी आती है, वहाँ बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, एकाएक गिरता है। तो तुरंत सुपर कंप्यूटर कहता है कि इतना देर में यहाँ भूकंप आने वाली है या इन्हें आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, इसीलिए सबों को वहाँ से हटा दिया जाता है, तार बिजली कनेक्शन को काट दी जाती है, और तब जो है सो ज़्यादा धन और ज़्यादा जन की क्षति नहीं होती है, जान माल की बचाव हो जाता है, मैंने बहुत कम मरते हैं। ऐसे सुरक्षा सुपर कंप्यूटर ऐसा बताता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एकाएक गिरना, गौर कीजिए, एकाएक अगर गिरता है तो आंधी तूफान, और अगर ये धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा, और अगर ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे तो दिन साफ होने का है। चलिए इसको याद कर लीजिए। 9 के बाद 10 नंबर सवाल है साथियों। 10 नंबर में देखिए सवाल में कह रहा है, इसमें भी वही है, इंपॉर्टेंट है। कहता है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना क्या प्रदर्शित करता है? अभी तुरंत देखे थे, आंधी तूफान आने का, वर्षा होने का, दिन साफ होने का, बादल रहने का, वर्षा होने का। धीरे धीरे अगर गिर रहा है तो वर्षा होने का। चलिए याद कर लीजिए, वर्षा होने का। अगले सवाल है साथियों 11th नंबर में सवाल में हम आ गए। इसमें कह रहा है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है। तुरंत बताए थे, वर्षा होने का, आंधी तूफान आने का, दिन साफ रहने का। दिन साफ रहने का जैसे ऊपर चढ़ेगा, ऊपर जैसे चढ़, यहाँ पे है, मान लीजिए ऊपर चढ़ना शुरू हो गया तो जान लीजिए दिन साफ होगा, मौसम बहुत खुशनुमा रहेगा। और धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश होगी, एकाएक गिरेगा तो जानिए तूफान एकाएक आने वाली है, बचिए, बचाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 11 के बाद 12 नंबर साथियों, 12 नंबर का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है। समान माने एक बराबर मान प्रदर्शित करता है। किस पर? 30 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये 40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी दोनों सेम होता है, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 नंबर सवाल में साथियों, 13 नंबर सवाल देखिए आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है, कितना होता है? 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड। 2 सेकेंड होता है साथियों, 2 सेकेंड, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 2 सेकेंड होता है। चलिए 13 के बाद 14 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 14 नंबर सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 14 नंबर सवाल कह रहा है आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान 5, 3, 2, 1 साथियों 1 होता है, 1, इसीलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14 के बाद 15 नंबर में आइए साथियों।
15 नंबर सवाल में आ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसमें कह रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है द्रव में, गैस में, ठोस में, निर्वात में। साथियों ठोस में होती है, इसलिए घड़ी को चौकी पर रख करके कान लगाइए, तुरंत सुनाई पड़ेगी, लेकिन हवा की तरफ से आने में उसको लेट होता है, इसलिए ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 15 के बाद 16 नंबर सवाल में आइए साथियों। 16 नंबर सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे लिए ध्वनि तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या दोनों या कोई नहीं। साथियों ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग है ये प्रकाश का, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य है, वहाँ से भी पृथ्वी पर ये आती है लाइट, इसीलिए याद रखिए प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। चलिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम लिए हैं। 16 के बाद 17 नंबर सवाल में आइए साथियों। 17 नंबर सवाल कहा जा रहा है प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों या कोई नहीं। अनुप्रस्थ तरंग है साथियों, अभी तुरंत चर्चा किए थे, इसलिए ए ऑप्शन होगा। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में ये चलती है, और ये जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच, 15 करोड़ किलोमीटर 16 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। चलिए, इसीलिए 17 का हो गया। अब 18 का आइए। 18 का साथियों कहा जा रहा है, 18 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है पास्कल, न्यूटन, बैरोमीटर, डेसिबल। डेसिबल होता है साथियों, डी होता है, चलिए डी होता है डेसिबल। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 18 के बाद 19 नंबर में आइए साथियों। 19 नंबर का सवाल कह रहा है, 19 नंबर सवाल कह रहा है ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा, 332 मीटर प्रति सेकंड, बोथ या कोई नहीं। साथियों दोनों होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड भी होता है और 760 मील प्रति घंटा भी होता है, इसीलिए सी ऑप्शन लगाइए, सी ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों में से कोई भी आए तो जान लीजिए दोनों सही है। चलिए, अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल है, किस तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि तरंग के लिए, प्रकाश तरंग के लिए, या दोनों के लिए, या कोई नहीं। साथियों ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता है, प्रकाश तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं और प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये सूर्य से पृथ्वी तक आने में कोई माध्यम नहीं चाहिए। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को 8 मिनट 20 सेकेंड में तय करती है ये प्रकाश की किरणें, इसीलिए इसको माध्यम नहीं, माध्यम चाहिए ध्वनि तरंग को। चलिए, अगर मेरा पहले वीडियो जो डाले हुए हैं साथियों नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।